तो दोस्तों आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज है यूपीएससी प्रीलिम्स का फुल टेस्ट में आज है पार्ट 4। इसके पहले हम लोग पार्ट 3 में टेस्ट 2 कर चुके हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी पीडीएफ और टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन आईएएस नाम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में पूरा 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि अगर एक पार्ट में 50 क्वेश्चन देंगे तो भी आप पूरा क्वेश्चन देखते नहीं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जो है 40 मिनट के लगभग एक वीडियो होगा, वो आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए टेस्ट नंबर 2 फुल लेंथ का अभ्यास सीरीज का चालू करते हैं। इसके अलावा भी हमारा सेक्शनल टेस्ट भी चल रहा है, जो डेली शाम को 3 बजे आपको, अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन किया होगा तो डेली आपको मिल जाएगा। और आपको टेस्ट पसंद आ रहा हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक ये डेली टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा पैरेलल इकोनॉमिक सर्वे के भी टेस्ट मिलेंगे, जिसमें पहला टेस्ट हो चुका है और टोटल 12 अध्याय हैं उसमें, तो एक टेस्ट में 2 अध्याय कवर कर रहे हैं, यानी 5 टेस्ट में पूरा इकोनॉमिक सर्वे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान प्रस्तावना में शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी ऑफ थॉट्स, इकोनॉमिक जस्टिस, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, इकोनॉमिक जो है लिबर्टी की बात की गई है। तो इसमें बताइए कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बर है, उद्देशिका है, जिस जो भी आपको बोलना हो सब एक ही है। तो यहाँ पर देखें लिबर्टी यहाँ है। लिबर्टी देखिए किस चीज़ की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। यहाँ पर कहीं आपको इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, सॉरी इकोनॉमिक लिबर्टी की बात की गई है, लिबर्टी की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रस्तावना में देखेंगे तो ये आर्थिक स्वतंत्रता की जो बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कहीं पर भी आपको आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा है। अगर वह जस्टिस न्याय की बात करेंगे तो न्याय में आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन डी जो होगा वो शामिल नहीं है प्रियम्बल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में वर्ग किया जा सकता है? ऑप्शन 1 राज्यों के क्षेत्र को, केंद्र शासित प्रदेश को। ऑप्शन 3 है वे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किए जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में तीनों में से किसे अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें जो तीनों हैं वो तीनों ही जो है भारत के राज्य क्षेत्र के रूप में आप कैटेगराइज कर सकते हैं अनुच्छेद 1 के तहत। ठीक है, यानी राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, वे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते हों। ठीक है, भारत का क्षेत्र का मतलब होता है कि भारत संघ की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि बाद वाले शब्द में देखेंगे तो केवल राज्य शामिल है, जबकि पूर्व वाले शब्द में न केवल राज्य शामिल है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और भी क्षेत्र शामिल है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा भविष्य में किसी भी समय अधिग्रहित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, एवी डाइस द्वारा प्रतिपादित कानूनी नियम की धारणाओं से मिलने से निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रणाली लागू होती है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइस आर द एप्लीकेबल टू द इंडियन सिस्टम? मनमानी शक्ति का अभाव, कानून के समक्ष समानता, व्यक्ति के अधिकारों की प्रधानता। तो आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखेंगे कानूनी नियम क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। कानून का नियम यानी कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है, जिसे ब्रिटिश विधिवेत्ता एवी डाइस ने प्रतिपादित किया था। उनकी अवधारणा में बात करें तो 3 जो है तत्व या पहलू शामिल थे, जिसमें पहला बात करें तो मनमानी शक्ति के अनुपस्थित, यानी कानून के उल्लंघन के दंड के अलावा किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है।
दूसरा तत्व था कानून के समझ समानता, यानी सभी नागरिकों को, अमीर हो गरीब हो, उच्च वर्ग हो निम्न हो, अधिकारी हो गैर सरकारी हो, को सामान्य अदालतों द्वारा प्रशासित सामान्य कानून के समान अधीनता है। ठीक है। तीसरा है व्यक्ति के अधिकारों की प्रधानता, अर्थात संविधान व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है। जैसा कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत होने के बजाय कानून के अदालतों द्वारा परिभाषित और लागू किया गया है, तो इस प्रकार देखेंगे पहला और दूसरा तत्व भारतीय प्रणाली में लागू होता है। तीसरा तत्व जो है वो संविधान की व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। ठीक है। तो तीसरा जो है नहीं लागू होता है। तो इस प्रकार इसमें एक और दो इसमें सही होंगे। ठीक है। एक और दो यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में पूछा है देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना का प्रावधान किसमें किया गया। ऑप्शन एक संविधान की प्रस्तावना, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। टू वैल्यू ऑफ द प्रिजर्व टू रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर इज ए प्रोविजन मेड बाय इन द, ठीक है, प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी। तो आपको बताना है ये कहाँ प्रावधान किया गया है, कहाँ लिखा गया है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जब आपने जैसे आपने फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ा होगा, जो अनुच्छेद 51A के अनुसार आपने देखा होगा, तो फंडामेंटल ड्यूटी आपको दी गई है। ठीक है। तो उसी के अंदर जो है छठवीं ड्यूटी आपने पढ़ा होगा, देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। तो इस प्रकार इसमें ये जो चर्चा की गई ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा जो है जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यह कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है। ऑप्शन एक लोक अदालत न केवल अदालत के समक्ष लंबित मामलों से निपट सकती हैं, बल्कि मुकदमेबाजी से पहले विवादों का भी निपटान कर सकती हैं। ऑप्शन बी है स्वतंत्र भारत के बाद आंध्र प्रदेश में पहली लोक अदालत स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी है लोक अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो लोक अदालत है उसके संबंध में इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो बात कही गई है, लोक अदालत एक ऐसा मंच होता है दोस्तों जहां मामले या विवाद जो एक अदालत में लंबित है या जो मुकदमेबाजी से पहले के चरण में है, यानी अभी तक अदालत के सामने नहीं लाए गए हैं, समझौता या सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन ए जो है लोक अदालत के बारे में सही व्याख्या कर रहा है। आज़ादी के बाद के युग में पहला लोक अदालत शिविर जो बात करें 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था। यह पहल जो था विवादों के निपटारे में बहुत सफल साबित हुआ था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राजनीति के संबंध में संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन एक राज्य विधानसभाओं का साधारण बहुमत। ऑप्शन 2 संसद का विशेष बहुमत। ऑप्शन 3 संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन। ठीक है, यानी रेटिफिकेशन की बात कर रहा है। तो आपको बताना है कि संविधान में निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो ये तो आपको पता होगा, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है। संसद के साधारण बहुमत से संविधान में कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के द्वारा मतलब दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे साधारण जो है संविधान संशोधन होते हैं। जैसे अगर बात करें तो ऐसे कुछ हैं जो इनको 368 के दायरे के बाहर जो है संसद के दोनों सदनों में संशोधन किया जा सकता है। उनमें शामिल है जैसे नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना, नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं नामों परिवर्तन, राज्यों के विधान परिषदों का उल्लंघन या निर्माण, दूसरी अनुसूची यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्षों, न्यायाधीश आदि की प्रलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार, संसद की गढ़पूर्ति। तो ये ऐसे हैं जो अनुच्छेद 368 के दायरे के बाहर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। और इसके अलावा संसद के विशेष बहुमत से संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित करने की होती है, मतलब संशोधित करना होता है। जैसे अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, प्रत्येक सदन के 2/3 उपस्थित सदस्यों का मतदान। ठीक है, यहाँ कुल सदस्यता का अर्थ होता है एक सदन में शामिल सदस्यों की कुल संख्या, भले ही रिक्तियां या अनुपस्थित हों। तो जैसे इसमें बात करें कौन कौन से हैं, मौलिक अधिकार में संशोधन करना होगा, डीपीएसपी में संशोधन करना होगा, अन्य सभी प्रावधान जो पहले और तीसरी श्रेणियों में शामिल है, शामिल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन दो सही है, ऑप्शन तीन भी सही है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन दो और तीन सही है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 7 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा भारत के संसदीय सरकार के सिद्धांत है। सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन एक नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी अधिकारी, ऑप्शन दो सामूहिक जिम्मेदारी, ऑप्शन तीन एकल सदस्यता, ऑप्शन चार राष्ट्रपति का नेतृत्व, ऑप्शन पाँच उच्च सदन का विघटन। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में संसदीय सरकार का सिद्धांत है। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। तो नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी जो होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यकारी यानी न्यायिक कार्यकारी या नाम मात्र कार्यकारी होता है, जो जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी यानी होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति जो होता है राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अनुच्छेद जो है 74 या कह लें 74 में राष्ट्रपति को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद प्रदान करता है। इस प्रकार दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। ठीक है, और इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक जो है वो सही, ऑप्शन दो भी सही है, सामूहिक जिम्मेदारी यानी भारत में संसदीय सरकार के सिद्धांत की विशेषता है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन गलत है, यानी दोहरी सदस्यता जो होती है, एक मंत्री होता है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों का सदस्य होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के नेतृत्व की बात करें तो इसमें देखेंगे तो राष्ट्रपति का नेतृत्व जो है गलत होता है, यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो नेतृत्व करता है। उच्च सदन का विघटन ये भी गलत है, क्योंकि निचले सदन का विघटन होता है, यानी लोकसभा जो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग की जा सकती है। तो इस प्रकार इसमें एक और दो सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। भारत की संचित नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन एक भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ऑप्शन बी सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल ऋण अग्रिम तरीके और साधन जारी करके उठाए गए सभी ऋण, ऑप्शन सी ऋणों के भुगतान से सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन भारत की संचित निधि है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें देखेंगे भारत की संचित निधि के संबंध में कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले भारत की संचित निधि के बारे में आपको बता दें, यह एक जो है निधि जिसमें सभी प्राप्तियां जमा की जाती हैं और सभी भुगतान डेबिट किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में आपको समझाएं तो भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल, ऋण अग्रिम तरीके और साधन जारी करके उठाए गए सभी ऋण, ऋणों की पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन भारत की संचित निधि का निर्माण करते हैं। भारत सरकार की ओर से सभी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान इस निधि में किए जाते हैं। इस निधि में से कोई भी धन संसदीय कानून के अनुसार अलावा जो है विनियोजित यानी जारी या आहरित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे इसमें इसमें जो है तीनों गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक यह संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय
पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। ऑप्शन 2, यह संसद को केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। ऑप्शन 3, यह अकेले उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल कर सकती है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संबंध में। तो इसमें देखेंगे राज्यसभा की विशेष शक्तियां, इसमें जो है तीनों शामिल हैं, ठीक है। यानी संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। यह संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अधिकृत कर सकती है, ठीक है। और ये अखिल भारतीय सेवाओं, इसके बारे में अनुच्छेद जो है 312 में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा ये संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय वाली जो बात है, ये अनुच्छेद 249 में बात कही गई है, और ये है 312। इसके अलावा अगर बात करें तो अकेले उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल कर सकती है, ये कहाँ लिखा गया, अनुच्छेद 67 में। तो इसमें तीनों ही शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 में राज्यों को सहायता अनुदान के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, अनुच्छेद 275 के तहत विवेकाधीन अनुदान संसद को उन राज्यों के अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, न कि प्रत्येक राज्य को। ऑप्शन 2, अनुच्छेद 282 के तहत वैधानिक अनुदान केंद्र और राज्य दोनों के किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार है। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो अनुच्छेद 275 की बात करें, इसके तहत सामुदायिक अनुदान संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, न कि प्रत्येक राज्य को। साथ ही अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रकम तय की जा सकती है। तो इसमें कहा है विवेकाधीन अनुदान, जबकि यह क्या है, सांविधिक जो है अनुदान है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 भी गलत है। यानी अनुच्छेद 282 के तहत क्या है, वैधानिक नहीं विवेकाधीन अनुदान है। इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन डी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 में क्या पूछा है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, अध्यक्ष का चुनाव की तिथि संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन 2, यदि वह इस्तीफे देने का इरादा रखता है तो उसके इस्तीफे का पत्र जो होता है उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ऑप्शन 3, जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो तो वह सदन की बैठक की अध्यक्षता कर सकता है, लेकिन वह बोल नहीं सकता और सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता। तो आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। जैसे कि ऑप्शन 1 की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष को अपने सदस्यों में से जितनी जल्दी हो सके अपनी पहली बैठक के बाद चुना जाता है, जबकि अध्यक्ष का पद जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, ठीक है, अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 1 गलत है, सही पूछा है इसमें ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 सही है, ठीक है, यानी उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा के पत्र सौंप सकता है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 बिल्कुल गलत है, यानी जब अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, भले ही वह उपस्थित हो। हालांकि ऐसे समय में सदन की कार्रवाई में बोल सकता है, भाग ले सकता है, पहली बार में वोट दे सकता है, ठीक है। हालांकि ये वोट जो है जब वोटों की समानता रहेगी तो उसमें जो है कोई विशेष वोट नहीं दे सकता। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 3 गलत है, यानी इसमें केवल ऑप्शन बी सही, यानी 2। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, धन विधेयकों की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन इसमें गलत है। ऑप्शन ए, किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन। ऑप्शन बी, भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन का भुगतान या उससे धन निकासी, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में पढ़े, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड, ठीक है।
ऑप्शन सी की बात की केंद्र सरकार द्वारा पैसे उधार लेने का विनियमन। ऑप्शन डी प्रदान की गई सेवाओं के लाइसेंस या शुल्क के लिए भुगतान की मांग। तो आपको बताना है कि धन विधेयक की परिभाषा के संबंध में इसमें कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। संविधान के अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि उसमें शामिल हो किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन, विनियमन। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा पैसे उधार लेने का विनियमन। तीसरा, भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसे किसी भी निधि का धन का भुगतान या उससे धन की निकासी। ठीक है। चौथा, भारत की संचित निधि में धन का विनियोग। पांचवा, भारत की संचित निधि पर प्रभारित किसी व्यय की घोषणा या ऐसे किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना। इसके अलावा भारत की संचित निधि या भारत के सार्वजनिक खाते में धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा जारी करना या संघ किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाना, लाइसेंस प्रदान कर की गई सेवाओं को शुल्क भुगतान करना, स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के अधिरोपण या उन्मूलन करना। तो ये सब भी शामिल है। तो इसमें देखेंगे जो इसमें गलत है, प्रदान की गई शुल्क सेवाओं के लिए लाइसेंस शुल्क किए गए भुगतान की मांग की बात जो कर रहा है, ये इसमें जो है गलत है। धन विधेयक की परिभाषा में ये शामिल नहीं है। ठीक है, यही मैंने बात की कि ये इसमें शामिल नहीं है। जो जैसे जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाना, लाइसेंस वाली बात की, तो इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, नीतिगत कटौती प्रस्ताव नीति की अस्वीकृति को प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता और मांग की राशि को घटाकर 100 रुपये कर दिया जाएगा। ऑप्शन दो, आर्थिक कटौती प्रस्ताव उस अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है जो प्रस्तावित व्यय में प्रभावित हो सकती है, मांग की राशि को एक निर्दिष्ट राशि से कम किया जा सकता है। ऑप्शन तीन, टोकन या सांकेतिक कटौती का प्रस्ताव एक विशिष्ट शिकायत दर्ज करता है जो भारत सरकार की जिम्मेदारी के दायरे में मांग की राशि में 1 रुपये की कमी के लिए कहता है। आपको बताना कौन सा कथन सही है कटौती प्रस्ताव के संबंध में। तो इसमें चलिए कटौती प्रस्ताव का संबंध देखते हैं। तो कटौती के प्रस्ताव के महत्व में निहित होता है अनुदान की विशिष्ट मांग पर केंद्रित चर्चा शुरू करने की सुविधा प्रदान करना, सरकार की गतिविधियों की जांच कर जिम्मेदार सरकार के सिद्धांत का कायम करना, कटौती प्रस्ताव किसी भी प्रकार की मांग को कम करने के लिए गति भी ला सकती है। ठीक है, तो ये सब कटौती प्रस्ताव के महत्व हैं। ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है इसमें गलत है, यानी जो 100 रुपये की बात कर रहा है। तो नीतिगत कटौती जब भी होती है तो प्रस्ताव के मांग में निहित नीति को अस्वीकृत का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कहा गया है कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए। सदस्य वैकल्पिक नीति की वकालत भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन एक जब गलत हो गया तो एक जहां जहां हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, यानी बचा कौन सा, 2, बी और सी। अब बात करेंगे ऑप्शन 2 की। तो ऑप्शन 2 में जो आर्थिक कटौती की बात कर रहा है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी सही होगा। हालांकि अगर ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी गलत है, यानी सांकेतिक कटौती एक विशिष्ट शिकायत दर्ज करती है जो भारत सरकार के जिम्मेदारी के दायरे में मांग करती है, 1 रुपये की कमी के लिए कहता है। एक कटौती प्रस्ताव स्वीकार होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होता है, या केवल एक मांग से संबंधित होना चाहिए, इससे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, और एक विशिष्ट मामले तक सीमित होना चाहिए, इसे मौजूदा कानून में संशोधन या निरसन के लिए सुझाव नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें केवल और केवल 2 सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक और मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन एक, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। ऑप्शन 2, किसी भी संविधान पूर्व संधि
उत्पन्न होने वाला विवाद ऑप्शन 3, भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद ऑप्शन 4, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। आपको सही उत्तर आपको बताना है कौन सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है। तो इसमें जो शामिल है, एक तो अगर कोई मामला आता है भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद होता है तो वो प्रारंभिक मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश के बीच कोई विवाद होता है तो ये मूल अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में क्या पूछा है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका या शक्ति क्या है। यानी एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 प्रत्येक ग्राम सभा के लोगों की परंपरा और रीति रिवाजों की रक्षा संरक्षण के लिए सक्षम होगी, ऑप्शन 2। ग्राम सभा गरीबी उन्मूलन अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थी की पहचान के लिए जिम्मेदार होगी, ऑप्शन 3। अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा के परामर्श किया जाएगा। कौन सा कथन सही है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के संबंध में इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, यानी इस एक्ट के अंतर्गत जो देखेंगे प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत की मतदाता सूची में शामिल होंगे। प्रत्येक ग्राम सभा के लोग परंपराओं, रीति रिवाज, उनकी संस्कृत पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान के पारंपरिक तरीके से रक्षा और संरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन 3 भी सही है, यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा का परामर्श लिया जाएगा। तो इसमें देखेंगे इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन से कारक हैं जो समुद्र के पानी के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। अक्षांश, भूमि और जल का असमान वितरण, महासागरीय धाराएं, देशांतर, प्रचलित पवन है। तो आपने जरा सा भी ध्यान दिया होगा, अगर बात करें समुद्र के पानी के तापमान को वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश, भूमि और पानी का असमान वितरण, महासागरीय धाराएं, प्रचलित हवाएं जिन्हें आप ट्रेड विंड कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही है। देशांतर का तापमान को प्रभावित करने कोई भूमिका नहीं होती। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। जन शिक्षण संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। जन शिक्षण संस्थान, ऑप्शन 1। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ठंडे उष्णकटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होते हैं और तीव्र होते हैं। इसके अलावा ऑप्शन 2, चक्रवात जो आमतौर पर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश को पार कर जाते हैं, थोड़े मुड़ जाते हैं और वे कम विनाशकारी होते हैं। इसमें आपको बताना है जन शिक्षण संस्थान के संबंध में इसमें कौन सा कथन जो है सही है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो आपको ट्रॉपिकल ओशियन में के ऊपर जो है उत्पन्न होते हैं, तीव्र होते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने और तीव्र होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों की बात करें, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है बनने की अनुकूल परिस्थितियों की बात करें तो जो समुद्री सतह का तापमान होता है वह 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, कोरियालिस बल उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऊर्ध्वाधर हवा की गति में छोटे बदलाव होने चाहिए। ठीक है, हवा जो है ऊर्ध्वाधर चलती हो। इसके अलावा पहले से मौजूद जो लो प्रेशर होता है, यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर जो है लो प्रेशर जो है मजबूत लो प्रेशर बनता है, वो वहाँ पर जो है चक्रवात का परिसंचरण होना चाहिए। समुद्र सिस्टम में ऊपर की ओर विचलन होना चाहिए। तो ये सब कुछ कंडीशन है। तो ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है। इसमें दिया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात ठंडे उष्णकटिबंधीय महासागरों बनते, ये बात गलत है इसके हिसाब से। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी गलत है। चक्रवात को तेज करने वाली ऊर्जा तूफान के केंद्र के आसपास विशाल जो है
बादलों के संघनन की प्रक्रिया आती है। वह स्थान जहां उपखंड में चक्रवात तट से पार करता है, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। जैसे ही चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन जमीन के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वहां से चक्रवात जो है लैंडफॉल यानी खत्म होना चालू हो जाता है। जैसे सतह के अंदर जाएगा, जमीन के अंदर मतलब भूमि के संपर्क में आता जाएगा, वैसे ही चक्रवात की प्रभाव कम होता चला जाता है और एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। आमतौर पर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश को पार कर जाते हैं तो थोड़े मुड़ जाते हैं और वे कम विनाशकारी होते हैं। इस प्रकार जो है इसमें ये ऑप्शन भी गलत है, यानी ऑप्शन डी जो है सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ला लीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, ला लीना तब होता है जब पश्चिमी प्रशांत में पानी का तापमान सामान्य से अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ऑप्शन दो, ला लीना दक्षिण अमेरिकी देश पेरू इक्वाडोर में सूखा, ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़, भारत में तुलनात्मक रूप से बेहतर मानसून बारिश बनता है। कौन सा कथन सही है? अभी देखेंगे तो वर्तमान में पिछले 3 साल में ला लीना का प्रभाव ज़्यादा बना हुआ है, तो इससे मानसूनी वर्षा भी प्रभावित हो रही है। तो इसको अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन सही सही कर ले जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी था। तो ला लीना जब होता है तो जो प्रशांत महासागर का किनारा होता है, यानी पश्चिमी किनारा जो इधर आएंगे इक्वाडोर पेरू वाला होता है, वो औसत से अधिक क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। इसके अपोजिट ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्या होता है, लो प्रेशर जो है डेवलप हो जाता है। हवाएं कहाँ चलेगी, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन एक भी सही है। एक सेकंड, ऑप्शन एक की पहले व्याख्या देख लेते हैं। ला लीना तब आता है जब पश्चिमी प्रशांत महासागर में पानी का तापमान सामान्य से अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है। तो इसमें पश्चिमी प्रशांत की बात कर रहा है, शायद मैंने भी गलत बता दिया। तो यहाँ पर देखिए ये पूर्वी होगा, दूसरा वाला किनारा पश्चिमी होगा। तो यहाँ पर इक्वाडोर पेरू वाला ये क्या है, पूर्वी प्रशांत है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ऑप्शन एक जो हो जाएगा ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूर्वी प्रशांत रहता तो सही होता, क्योंकि अमेरिका का जो है ये वाला एरिया, प्रशांत महासागर वाला एरिया, एंडीज वाला एरिया, ये है पूर्वी, इधर आएंगे पश्चिमी है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट। तो इस प्रकार ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। 19 में जो है तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, पश्चिमी तटीय मैदान कयाल के रूप में कुछ विशिष्ट विशेषताओं के साथ जलमग्न तटीय मैदान है। ऑप्शन दो, पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। कौन सा कथन सही है? तो पश्चिमी तटीय मैदान की जलमग्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है। ठीक है, और यह जलमग्न होने का एक संकीर्ण पट्टी के रूप में आपको दिखाया, बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। मालाबार तट में इसे कयाल या बैक वाटर के रूप में कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जिनका उपयोग मछली पकड़ने के लिए, अंतर्देशीय नेविगेशन के लिए किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो गलत है, यानी पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। ये बात गलत है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो पूर्वी मैदान है वो कटा फटा हुआ है, तो वहाँ पर जो है, क्योंकि बंदरगाह के लिए क्या चाहिए, बंदरगाह के लिए चाहिए कि जो ज़मीन रहे थोड़ा सा वो उठी रहे, नेचुरल जो है आपको वेस्टर्न घाट में मिलेगा, जबकि यहाँ डेल्टाई रीजन है, यहाँ पर आपको नेचुरल जो है बंदरगाह के लिए आदर्श स्थित आपको पूर्वी घाट में नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन एक सही, ऑप्शन दो गलत है, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। नर्मदा नदी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन क्या है, गलत है? ऑप्शन एक, यह अमरकंटक के पठार से पश्चिमी किनारे से निकलती है। ऑप्शन बी, या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात को पार करता है। ऑप्शन सी, कर्क रेखा को 2 बार काटता है। ऑप्शन डी, या जबलपुर के पास संगमरमर के चट्टानों धुआंधार जलप्रपात का सुरम्य में गार्ज बनाता है। ठीक है, अगर आपने सुना होगा कर्क रेखा को 2 बार लूनी नदी काटती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसमें ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 21। नदियों पर विचार करें। पेन्नार, वैगई, पलार, ये आपको उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर नदियों का सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि ये नदियां हैं कहाँ। पेन्नार एक दक्षिण भारत की नदी है, दुनिया की एक अनोखी नदी जहाँ नदी पहाड़ियों से निकलकर यह 2 अलग अलग धाराओं के रूप में बहती है। उत्तर
एक उत्तर की और एक दक्षिण दिशा में। पेन्नार कर्नाटक राज्य से चिकमंगलूर जिले में नदी पहाड़ियों से जो है उगता है। कर्नाटक और उत्तर में पूर्व में तमिल नाम के साथ तमिलनाडु की दक्षिण की ओर, फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के माध्यम से पूर्व में खाली करने के लिए कर्नाटक आंध्र प्रदेश के माध्यम से चलता है। ठीक है, तो ये हम वहाँ का लोकल विशेषता बताया गया है। अगर इसको उत्तर से दक्षिण की तरफ बताएंगे तो सबसे पहले आएगा पेन्नार, फिर आएगा पलार, फिर आएगा वैगई। यानी इसमें 21 में देखेंगे तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। पहले पेन्नार, फिर पलार, फिर आएगा वैगई। ठीक है, वैगई कहाँ है? तमिलनाडु राज्य की है। पलार कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक, यह आमतौर पर चिकनी, गहरी और अभेद्य मिट्टी होती है, यानी अपारगम्य, अपारगम। ठीक है। ऑप्शन दो, वे चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से समृद्ध होते हैं लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन का और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती। कौन सा कथन सही है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल दक्कन के अधिकांश पठार को कवर करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्से आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे आमतौर पर चिकनी मिट्टी गहरी, चिकनी और गहरी और अपारगम होती है, यानी इसमें जल जो है अंदर नहीं जाती। जब ये मिट्टी सूखती है इसमें क्या करती है, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, गीली होने पर ये अपारगम होती हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें तो इसे एक एक बात और आपको ध्यान रखना है, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? स्वजुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 23, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। आप सुंदरवन, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीपों, कावेरी डेल्टा, किसमें मैंग्रोव पाए जाते हैं? तो इसमें देखेंगे उपरोक्त सभी क्षेत्रों में मैंग्रोव पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो है डेल्टा सुंदरबन में सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है। इनके अलावा महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव, गुजरात मैंग्रोव, रत्नागिरी मैंग्रोव, गोवा, कावेरी, अंडमान निकोबार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, इन सब में भी मैंग्रोव पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लें क्वेश्चन नंबर 24 की। अंतरराष्ट्रीय तिथि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, यह वह सीमा है जहां प्रत्येक कैलेंडर दिन शुरू होता है और इसे सीमांकन रेखा के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह दो कैलेंडर तिथियों को अलग करता है। ऑप्शन दो, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ की ओर तिथि रेखा को पार करने वाले यात्री को एक दिन का लाभ होता है। तो इसको बताने कौन सा कथन सही है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वह सीमा होती है जहां प्रत्येक कैलेंडर का दिन शुरू होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और क्योंकि ये दो कैलेंडर तिथियों को अलग करता है। अब बात करते हैं ऑप्शन दो की। तो जो प्राइम मेरिडियन होती है पूर्व में बढ़ता है और इसके पश्चिम में घटता है, यानी आप पूर्व की तरफ जाएंगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं एक दिन प्लस होगा और पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे एक दिन माइनस होता है। ठीक है, यानी 0 डिग्री देशांतर पर समय से 12 घंटे कम होगा। पश्चिम की ओर बढ़ने पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए समय प्राइम मेरिडियन की 12 घंटे अधिक होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बताएं, अगर आप मंगलवार को पूर्व की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने के बाद दिन को बुधवार के रूप में गिनेगा। इसी तरह के एक अन्य व्यक्ति उसी दिन अपनी यात्रा शुरू करता है लेकिन पश्चिम की ओर बढ़ता है, तो उस टाइम जब पार करेगा प्राइम मेरिडियन रेखा को तो उसके बाद वो सोमवार के रूप में गिरेगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन जो है दो जो है वो गलत है। यानी यदि आप पश्चिम की ओर जाने वाली रेखा को पार करते हैं तो आप एक दिन जोड़ते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें,
निम्नलिखित चट्टानों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। आग्नेय चट्टान किस श्रेणी में आती है? ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, स्लेट। तो आग्नेय चट्टान जो होती है वो क्या होती है? प्राथमिक चट्टान होती है, ये भी ध्यान रखना है। प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी चट्टान, जो सबसे पहले मैग्मा के उद्गार के फलस्वरूप ऊपर जो है आपको मिलेगी, ठीक है, वो किसमें? प्राइमरी चट्टान। फिर उसी का रूपांतरण होगा, फिर वो अलग अलग जो है प्रेशर और हीट से वो चेंज होगा। तो इसमें जो होगा, एक तो आग्नेय चट्टान के उदाहरणों में ग्रेनाइट आएगा, दूसरा आएगा गैब्रो आएगा, तीसरा पेगमेटाइट आएगा, ठीक है। इसके अलावा नीस, नीस हो गया, सेनाइट होगा, स्लेट होगा, सिस्ट होगा, मार्बल होगा, क्वार्ट्स होगा, ये रूपांतरित चट्टान के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 25 क्वेश्चन का टारगेट पूरा होगा। इसका पीडीएफ आपको यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको टेस्ट पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, और डेली शाम को 3 बजे टेस्ट आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।